नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। किसी भी मरीज़ की कोई भी जब एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी जांघों के पास से की जाती है तो दो बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं ग्रोइन हेमाटोमा और दूसरा जिसे हम कहते हैं फीमोरल आर्टरी स्यूडोएनेरिज्म। ये दोनों क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या समाधान है, क्या रोकथाम है, आइए जानते हैं इसके बारे में। जब भी किसी व्यक्ति की एंजियोग्राफी की जाती है वो दो जगहों से की जाती है। या तो उसको कलाई के पास से किया जाता है जिसे रेडियल आर्टरी के थ्रू एंजियोग्राफी कहते हैं, और दूसरा जो जांघों के पास से किया जाता है। जब जांघों के पास से एंजियोग्राफी की जांच की जाती है तो उस समय हम बेसिकली एक आर्टरी होती है, एक धमनी होती है जिसे फीमोरल आर्टरी कहते हैं, और आर्टरीज़ में चूँकि खून का दबाव ज़्यादा होता है उस आर्टरी के थ्रू पंक्चर किया जाता है। एक सुई लेके उसे पंक्चर किया जाता है और वहाँ से फिर तारों के माध्यम से, चाहे वो एंजियोग्राफी की जांच करनी हुई हो तो दवा डाली जाती है, या अगर एंजियोप्लास्टी करनी हो तो स्टेंट भी उसी के माध्यम से पहुँचाए जाते हैं हार्ट की नसों तक। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो आर्टरी है उस आर्टरी में जब हम पंक्चर करते हैं तो उस पंक्चर करने के दौरान खून का दबाव चूँकि बहुत ज़्यादा होता है तो पंक्चर करने के दौरान उसको उसमें जो मोटी गेज की सुई डाली जाती है, वो सुई जब पंक्चर करने के बाद निकाली जाती है, जब एंजियोग्राफी का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो उसको निकालते समय कई बार जो ओपनिंग है जहाँ पे वो पंक्चर हुई थी जिस जगह से, वो ओपनिंग पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती, और ये पूरी तरह बंद ना हो पाने के कारण अंदर जो हाई प्रेशर में ब्लड है वो बाहर निकलता है, और वो बाहर निकलने की वजह से आसपास स्किन के नीचे वो फैल जाता है, और इसकी वजह से ग्रोइन हेमाटोमा नाम की कंडीशन होती है। अब यूजुअली जब वहाँ पे खून फैलता है और थक्का बन के जमा हो जाता है तो दबाव की वजह से वो छेद बंद हो जाता है, और उस छेद के बंद होने के बाद वो जो निशान है या वो जो स्वेलिंग है हल्की फुल्की, वो पेनफुल भी होती है, और दर्द के साथ साथ आपको वहाँ पे एक लाल या नीले कलर का एक निशान बन जाता है जो हो सकता है 1-2 इंच चौड़ा भी हो, और कभी कभी वो पूरी जांघों तक और आसपास प्राइवेट पार्ट्स तक भी फैल जाता है। ये जो हेमाटोमा है या जो खून का थक्का है जो स्किन के नीचे जमा हुआ है, 90-95% केसेस में समय के साथ धीरे 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 अपने आप ही बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसका कोई भी नामो निशान नहीं रह जाता। इवन जो दर्द है वो दर्द भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। दूसरी कंडीशन जिसको फीमोरल आर्टरी स्यूडोएनेरिज्म कहते हैं, ये कंडीशन थोड़ी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। जब हम आर्टरी को पंक्चर करते हैं और पंक्चर करने के बाद जब एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी हो गई और हमने वो पंक्चर की जगह से नीडल को निकाल लिया, उसके बाद कई बार विशेषकर वृद्ध लोगों में जो 65-70 प्लस लोग हैं जिनमें कि आर्टरीज़ जो हैं वो बहुत स्टिफ हैं, उनमें लचीलापन कम है, तो जब हम उस नीडल को निकालते हैं उस समय वो छेद प्रॉपर बंद नहीं हो पाता, और वो प्रॉपर बंद ना हो पाने की वजह से ब्लीडिंग तो होती है लेकिन ये ब्लीडिंग रुकती नहीं है, और ये छेद का मुंह अगर ज़रा सा भी बड़ा है, 2 mm 3 mm 4 mm का अगर ये छेद का मुंह है और वो ब्लीडिंग अगर रुकती नहीं है तो उस वजह से वहाँ पे एक गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे कि स्यूडोएनेरिज्म कहते हैं। अब ये स्यूडोएनेरिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ये स्यूडोएनेरिज्म धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता है तो कई बार ये इतना बड़ा रूप ले लेता है कि वो पैर की जो स्किन है, जो जांघों की स्किन है, उसके ऊपर बल्ज करने लगता है, उसके ऊपर वो बाहर उभरने लगता है, और कई बार इतना प्रेशर ज़्यादा हो जाता है कि वो स्किन से फट के ब्लीडिंग भी होने लगती है, या वहाँ एक घाव बन जाता है, और उस समय ब्लीडिंग इतनी भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है कि वो जानलेवा साबित हो। इसीलिए अगर ये स्यूडोएनेरिज्म कुछ दिनों तक में सेटल नहीं होता तो इसको इलाज करने की आवश्यकता है। ये तो हुई कि ये दोनों चीज़ें कैसे बनती हैं। अब इन दोनों चीज़ों को प्रिवेंट करने का क्या तरीका है, कैसे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। मरीज़ के होने के नाते आप इसमें रोकथाम में कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। कुछ आपके नसों का जो बर्ताव है, कुछ आपके नसों की जो लचीलापन है, वो भी इसका एक डिसिसिव फैक्टर होता है कि आपको हेमाटोमा या स्यूडोएनेरिज्म बनने के कितने चांस हैं। लेकिन साथ में जो कार्डियोलॉजिस्ट या जो फिजिशियन आपकी एंजियोग्राफी करते हैं उनका जितने स्मूथ तरीके से, जितने आराम से वो पंक्चर हो पाता है, जितने स्मूथली वो एंजियोग्राफी आपकी करते हैं, और
एंजियोग्राफी करने के बाद जब उसको वापस निडल को निकालते हैं, उसके बाद कितनी जल्दी कंप्रेशन लगाया गया, कितने एक्यूरेट तरीके से उस पर दबाव बना के रखा गया और कितने समय तक दबाव बना के रखा गया, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस हेमाटोमा को या इस स्यूडो एनेरिज्म को रोकने के लिए। तो अगर फिजिशियन फैक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट के फैक्टर देखें तो उसमें यही है कि इमेज गाइडेंस में एक्सरे को देखते हुए या अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में देखकर और निडल को पंक्चर करें तो बहुत ही स्मूथ सिंगल प्रिक में पंक्चर हो जाता है। और उस पंक्चर होने से ये फ़ायदा होता है कि बार बार पंक्चर होने से ये स्यूडो एनेरिज्म या हेमाटोमा के चांस बढ़ते हैं। और दूसरा कि जब निडल निकाली जाती है, निकालने के बाद जो कंप्रेशन है वो इमीडिएटली आप इंश्योर करें कि कोई व्यक्ति वहाँ पे कंप्रेशन लगाकर या तो पर्सनली खड़ा हो या कंप्रेशन को मेंटेन करने के लिए कुछ डिवाइसेस होते हैं जिससे कि कंप्रेशन बना रहता है। ये कंप्रेशन कम से कम 20-25 मिनट 30 मिनट तो होना ही चाहिए ताकि वहाँ की ब्लीडिंग पूरी तरह रुक जाए। अगर इस चीज़ को प्रॉपर ध्यान दिया जाए तो आप यकीन मानिए ये कॉम्प्लिकेशन होने के चांस 0.1% ही रहते हैं। अब अगर सावधानी रखने के बावजूद भी या किसी कारणवश आपको यहाँ पे ग्रोइन हेमाटोमा या यहाँ पे खून का थक्का जम गया एंजियोग्राफी के बाद और आप देखते हैं कि वहाँ पे पूरा नीला निशान या लाल निशान हो गया और वो बहुत दर्द कर रहा है, पेन कर रहा है, तो सबसे कॉमन जो मैनेजमेंट है उसका मैनेजमेंट ये है कि ठंडी सिकाई करनी चाहिए वहाँ पे बर्फ़ को थैली में भर के और वहाँ पे उसको ठंडी सिकाई जिसको कोल्ड कंप्रेस कहते हैं वो कर सकते हैं। दूसरा, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं जो आपके दर्द को भी कम करते हैं और वहाँ सूजन को भी कम करने में मदद करते हैं। और थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ हाइजीनिक रखें, आप डेली नहाते समय वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखें, मॉइस्चराइज़ करके रखें ताकि स्किन ड्राई ना हो, स्किन में मैसेरेशन ना हो, बहुत गीलापन ना हो, वहाँ पसीने की वजह से वहाँ पे अल्सर ना हो, घाव ना हो। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो सामान्यतया 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर वो हेमाटोमा जो है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है और आप इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर 2-3 हफ्ते के बावजूद भी अगर आपकी ये स्वेलिंग या आपका ये नीलापन या आपका ये दर्द नहीं सेटल हो रहा है तो आपको ज़रूर से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर ऐसी स्थिति में आपको एक आर्टेरियल डॉपलर जांच की सलाह देते हैं। आर्टेरियल डॉपलर जांच बेसिकली ये देखता है कि वहाँ पे कोई स्यूडो एनेरिज्म तो नहीं बना है और अगर स्यूडो एनेरिज्म वहाँ पे बना हुआ है तो इसको किसी न किसी तरह इंटरवीन करने की ज़रूरत है, वहाँ पे कुछ इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। अब स्यूडो एनेरिज्म का क्या ट्रीटमेंट है? अगर स्यूडो एनेरिज्म बहुत ही छोटा है, 1 mm या 2 mm साइज़ का है या 3 mm साइज़ का है, तो इस तरह के स्यूडो एनेरिज्म में कई बार केवल कंप्रेशन करने से, अल्ट्रासाउंड गाइडेड कंप्रेशन करने से ही वो स्यूडो एनेरिज्म पिचक जाता है, वहाँ क्लॉटिंग जम जाती है। कुछ खास तरह के इंजेक्शन भी आते हैं, थ्रोम्बोटिक इंजेक्शन, जो उसमें लगाकर उसको बंद किया जा सकता है। लेकिन अगर 4-5 mm 6 mm से साइज़ में बड़ा है अगर ये स्यूडो एनेरिज्म, तो ऐसी स्थिति में उसके खुद से बंद होने की संभावना कम रहती है, आपके दर्द में या स्वेलिंग में आराम होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और ऐसी स्थिति में आपको कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन करने की आवश्यकता पड़ती है। सर्जिकल इंटरवेंशन में बेसिकली हम उस जगह को छोटा सा कट लगाकर ओपन करते हैं और वहाँ पे जो पंक्चर साइट है जहाँ पे कि वो ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है वहाँ पे स्टिच लेके उसको हम बंद कर देते हैं, उसको रिपेयर कर देते हैं और वो ब्लीडिंग पॉइंट बंद हो जाता है और जितना भी क्लॉट है आसपास उस क्लॉट को निकाल देते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा कि ग्रोइन हेमाटोमा और फीमोरल आर्टरी स्यूडो एनेरिज्म ये दोनों कॉम्प्लिकेशंस क्यों होते हैं, किस तरह से इनके लक्षण हमें समझ में आते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लाभकारी होगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।